हिंदुस्तान की नौसेना में लहरों के ऐसे लड़ाके हैं जिनकी चर्चा 7 समंदर पार भी हो रही है। आईएनएस मोरगुआगो में भी समंदर का एक ऐसा ही युद्ध है। जर्मनी के रक्षा मंत्री कल नौसेना के इस युद्धपोत को देखने के लिए पहुंचे। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये युद्धपोत हर मोर्चे पर दुश्मन को परास्त करने का दम रखता है। आखिर क्यों देश के दुश्मन इस युद्धपोत के नाम से ही बेचैन हो जाते हैं, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। लहरों पर सवार हिंद का समुद्री सिपहसालार, बेशुमार ताकत, फुर्ती और रफ्तार की मिसाल। आईएनएस मोरमुआगो नौसेना का वो योद्धा है जिसने हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बना ली है। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस अपने भारत दौरे के दौरान कल लहरों के इस योद्धा की ताकत देखने पहुंचे। आईएनएस मोरमुआगो पर पहुंचते ही उनका सैन्य अंदाज में स्वागत किया गया। आईएनएस मोरमुआगो पर तैनात तमाम सीनियर अधिकारियों ने जर्मन रक्षा मंत्री से मुलाकात की। बोरिस पिस्टोरियस ने आईएनएस मोरमुआगो का दौरा किया और समंदर के इस लड़ाके की खूबियों को करीबी से परखा। आईएनएस मोरमुआगो लहरों पर आधुनिक तकनीक, ताकत और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। ये समंदर में हिंदुस्तान के शौर्य का प्रतीक है। स्टील तकनीक से बने इस युद्धपोत का 75% हिस्सा स्वदेशी उपकरणों से बना है। इसे देश में ही डिजाइन किया गया है और देश में ही इसका निर्माण हुआ है। और अब इस योद्धा की चर्चा 7 समंदर पार तक होने लगी है। इस जंगी जहाज में ऐसी कई खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। रफ्तार और फुर्ती में आईएनएस मोरमुआगो का मुकाबला कोई दूसरा युद्धपोत नहीं कर सकता। आईएनएस मोरमुआगो 30 नॉट यानी करीब 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। 4 शक्तिशाली गैस टरबाइन इंजन इस भारी भरकम शिप को ताकत देते हैं। इस युद्धपोत पर 350 सेलर और अधिकारी तैनात रहते हैं। स्टील टेक्नोलॉजी से लैस होने की वजह से आईएनएस मोरमुआगो को दुश्मन के रडार ढूंढ नहीं पाते। बड़ी खामोशी से ये युद्धपोत दुश्मन के इलाकों में दाखिल होकर उनके ठिकानों और युद्धपोतों को नेस्त नाबूद कर सकता है। आईएनएस मोरमुआगो ऐसे कई घातक हथियारों से लैस है जिनके दम पर ये अकेले ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। आईएनएस मोरमुआगो पर सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है। ये युद्धपोत इजरायल की बराक 8 मिसाइल से लैस है। इसमें स्वदेशी रॉकेट और टॉर्पीडो लॉन्चर लगे हैं। 127 मिलीमीटर की गन इसके डेक पर तैनात है। ये गहरे समंदर में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को तबाह कर सकता है, यानी ये एंटी सबमरीन वारफेयर क्षमता से लैस है। AK-630 एंटी मिसाइल गन सिस्टम भी इस पर लगाया गया है। इसके अत्याधुनिक रडार कई किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के युद्धपोतों को ढूंढ निकालते हैं। आईएनएस मोरमुआगो नौसेना का ऐसा डिस्ट्रॉयर है जो आसमान में उड़ रहे दुश्मन के फाइटर जेट्स पर कई किलोमीटर दूर से ही सटीक निशाना लगा सकता है। बेहद मुश्किल मौसम में भी इस युद्धपोत पर सेना के हेलीकॉप्टर आसानी से लैंड कर सकते हैं। ये युद्धपोत समंदर की लहरों का ऐसा रखवाला है जिसकी मौजूदगी से ही दुश्मन बेचैन हो जाते हैं। नौसेना के दूसरे समुद्री योद्धाओं के साथ मिलकर आईएनएस मोरमुआगो सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाता है जिसे तोड़ पाना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पड़ोसी मुल्क चीन एलएसी पे खुराफात करने से बाज नहीं आता। भारतीय सैनिकों के पराक्रम से हारता है तो शातिर चाल चलने पे उतारू हो जाता है। लेकिन चीन के चालबाज सैनिकों को माकूल जवाब देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ भारतीय सेना के लिए कुछ ऐसे साजो सामान बना रहा है जो ड्रैगन की शातिर सेना के होश ठिकाने लगा देगा। देखिए असम के तेजपुर से ये खास रिपोर्ट। एलएसी पर चीन की हर चाल का माकूल जवाब देने के लिए हिंदुस्तान कई तरह की रणनीति पर एक साथ काम कर रहा है। इस काम में देश का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। खास बात यह है कि डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की टीम एडवांस लोकेशन पर पहुंचकर
सैनिकों के लिए जरूरी साजो सामान तैयार कर रही है। असम के तेजपुर में स्थित डीआरडीओ की लैबोरेटरी में मुश्किल हालात में तैनात रहने वाले सैनिकों के लिए कई तरह के जरूरी साजो सामान डेवलप कर रही है। जंगल वॉरफेयर के सामानों में हैमॉक सैनिकों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। डीआरडीओ ने भारतीय सेना के लिए जो नया सर्वाइवल हैमक बनाया है वो यहाँ पे पूरी तरह से खुली हालत में जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक स्पेशल फैब्रिक से बना हुआ है। मच्छरदानी की तरह का यहाँ पे जो आवरण है वो भी दिया हुआ है ताकि जो भी कीट पतंगे मच्छर हैं उससे सावधानी बरती जा सके, वो यहाँ पर अंदर ना आ सके। जंगल में दो पेड़ों के बीच आसानी से इसको लटकाया जा सकता है क्योंकि जंगल में काफी पेड़ होते हैं। ये जो चीजें जगह दी गई है, जो सोल्जर है, जवान है, उसका कोई भी सामान है यहाँ रखकर वो आराम से इसमें लेट सकता है, सो सकता है। जो आर्म्स उसके पास है वो भी लेकर ये यहाँ पर सो सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये जो दिया गया है ऊपर से एक नया वो आवरण, ये अगर बाई चांस बारिश भी हो जाए तो उससे बचा जा सकता है अगर इसको इस तरह से किया जा सके। तो ये प्रोडक्ट नया प्रोडक्ट है डीआरडीओ का भारतीय सेना के लिए। जंगल वॉरफेयर में बेहद लाभकारी प्रोडक्ट है ये, और ये इस प्रोडक्ट से बहुत सारा बचाव हो सकता है। और इसका एक और काम है कि अगर कोई जवान घायल हो गया है या कुछ हो गया है तो स्ट्रेचर के तरीके से इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पूर्वोत्तर में चीन की सीमा पर तैनात सैनिकों को पीने के पानी की समस्या भी होती है क्योंकि पूर्वोत्तर के पहाड़ों पर पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो सेहत के लिए ठीक नहीं। असम के तेजपुर स्थित डीआरडीओ की लेबोरेटरी में आयरन रिमूवल यूनिट तैयार की गई है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर पानी में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा है। ये देखकर ही आपको पता चल रहा होगा। ये आयरन का सैंपल ये है, आपको इसको देखकर ही समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या करता है, जो पानी का जो आयरन है उसको फिल्टर बेड की तरह, जो फिल्टर बेड होता है, फिल्टर बेड की तरह डिफरेंट फिल्टर बेड से वो उसको साफ करता है और साफ करके उसको पीने लायक बनाता है। जो पानी होता है ऐसे दिखने में, जो पानी ये था वो पानी पीने लायक ऐसा बनता है, पीने लायक बन जाता है, पीने लायक पूरा बन जाता है। और ये क्या होता है, एक छोटा सा यूनिट अगर कहीं हो तो ये उसको सपोर्ट कर सकता है। गलवान घाटी और तवांग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के एम्बुश अटैक से सबक लेते हुए डीआरडीओ ने भारतीय सैनिकों के लिए चिली ग्रेनेड और चिली स्प्रे नामक हथियार तैयार किया है जो दुनिया की सबसे तीखी मिर्च भूत जोलोकिया से बनाया गया है। आपात स्थिति में दुश्मन के खिलाफ इसका इस्तेमाल एक कारगर हथियार के तौर पर किया जा सकता है। तो इसको हमने एरोसोलाइज करा, एरोसोलाइज करके स्पेसिफाइड एरोसोल करके कैन के अंदर हमने ले आया और उसके अंदर स्पेशल वाल्व का तरफ हमने 8 सेकंड के अंदर उसको हम रिलीज कराते हैं। और उसका इतना तीखापन है जो आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, उसमें आंसू आता है। और ये टीयर गैस से भी बड़ा खतरनाक है, टीयर गैस भी इसके सामने टिकते नहीं है कभी कभी। एलएसी पर मौजूद घने जंगलों में तैनात वतन के रखवालों को कीट पतंग के साथ मच्छरों और जहरीले सांपों से भी दो चार होना पड़ता है। सैनिकों की इस समस्या को दूर करने के लिए डीआरडीओ की लेबोरेटरी में चूहों पर शोध करके मॉस्किटो रिपेलेंट और स्नेक रिपेलेंट भी तैयार किया गया है। ये है युवा वैज्ञानिकों की वो फौज जो डीआरडीओ के लिए इस वक्त काम कर रही है और अपने रिसर्च वर्क और डेवलपमेंट वर्क की वजह से जानी जाती है। और ये जो युवा वैज्ञानिकों की फौज है लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स निर्माण कर रही है, बना रही है जो भारतीय सेना और भारतीय सैनिकों को अत्यधिक और ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव करने में, खासतौर पर फील्ड में मदद कर रहे हैं। असम के तेजपुर स्थित लेबोरेटरी में एडवांस लोकेशन पर तैनात जाबाज सैनिकों के लिए इसी तरह के और भी साजो सामान तैयार किए जा रहे हैं जिससे न सिर्फ उनकी मुश्किलें हल हो रही है बल्कि दुश्मन की रणनीति भी ध्वस्त हो रही है। अनुपम मिश्र, गुड न्यूज टुडे, तेजपुर। डीआरडीओ के वैज्ञानिक सिर्फ लेबोरेटरी में ही सैनिकों की मुश्किलें आसान करने वाले साजो सामान नहीं बना रहे बल्कि एडवांस लोकेशन में जाकर लॉजिस्टिक की भी व्यवस्था कर रहे हैं। डीआरडीओ के कृषि वैज्ञानिक अरुणाचल प्रदेश में कई तरह के ऐसे सब्जी फल भी उगा रहे हैं जिसकी खेती आमतौर पर वहां नहीं होती। इससे सैनिकों को ताजा फल सब्जियां मिल जा रही है, साथ ही ट्रांसपोर्टेशन के झंझट से भी राहत मिल रही है। अरुणाचल प्रदेश में एलएसी पर तैनात
सैनिकों के लिए लॉजिस्टिक का प्रबंध आर्मी की बड़ी चुनौती रही है। खासतौर पर फूड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बेहद मुश्किल होता है। डीआरडीओ के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट की टीम इस समस्या के निदान के लिए बड़े पैमाने पर काम कर रही है। इसके तहत अरुणाचल के सालारी में उन फलों पर शोध किया जा रहा है जो पहले इन इलाकों में नहीं उगाए जाते थे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की फौज स्थानीय किसानों के साथ मिलकर अपेक्षाकृत ज्यादा तापमान में होने वाले सेब, नाशपाती, चेरी, स्ट्रॉबेरी, संतरा, आम, अनार और आंवला जैसे फलों की खेती कर रही है। इस वक्त हम लोग अरुणाचल प्रदेश के सलारी में हैं और ये डीआरडीओ की रिसर्च लैब डीआरएल का हिस्सा है, जहां पर भारतीय सेना के लिए और यहां के लोगों के लिए जो काम हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। दरअसल लोगों को लगता है कि डीआरडीओ सिर्फ टेक्निक भारतीय सेना को मुहैया करा रहा है, हथियारों में और नए नए जो टेक्निक्स हैं, इन्वेंशंस है, उसमें मदद कर रहा है, लेकिन नई तकनीक दूसरे क्षेत्र में भी है जो किस तरह से भारतीय सेना और हाई ऑल्टीट्यूड में रहने वाले लोगों को सहायता पहुंचा रही है, उसके बारे में भी बता रहे हैं। ये एक बगीचा है जहां पर सेब, प्लम यानी आलू बुखारा और तरह तरह के जो फ्रूट्स होते हैं उसको लगाया गया है। एडवांस लोकेशन पर फलों, सब्जियों और कुछ खास किस्म के ग्रेन्स की खेती से आर्मी के फूड लॉजिस्टिक की समस्या काफी हद तक हल हो रही है, क्योंकि इससे आर्मी कैंप तक पहुंचने में लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन टाइम काफी कम हो जाता है और हमारी सेना को सब कुछ तरोताजा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस हार्वेस्टिंग में स्थानीय लोगों को जोड़कर उनके लिए रोजगार का भी सृजन किया जा रहा है, जिससे चीन की सीमा पर मौजूद गांवों से पलायन भी काफी कम हो गया है। और बेसिकली यहाँ पे जो मुख्य उद्देश्य था इस सेंटर का, मिलिट्री और सिविल के बीच में एक फ्यूजन को क्रिएट करना, जिसके माध्यम से लोकल लोगों के स्किल को इन्हेंस करके एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो आर्मी यूनिट्स का होता है उनको मेंटेन करना, विशेषकर ऑफ सीजन के समय में, ताकि उनकी सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। डीआरडीओ की डीआरएल यूनिट की इस शानदार पहल से आर्मी को कई तरह की टेंशन से मुक्ति मिल रही है। फूड लॉजिस्टिक के लोकल अरेंजमेंट से आर्मी के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में काफी ज्यादा कमी आई है और साथ ही मैन पावर मैनेजमेंट भी आसान हो गया है। इतना ही नहीं, डीआरडीओ के इस वेंचर की वजह से स्थानीय लोग भी बेहद खुश है। हम 2016 लास्ट से कर रहे हैं, नवंबर। उसके बाद में पहले में तो यहाँ ऑरेंज सिर्फ होता था, अभी तो बहुत सारा प्लम हो गया, ये लोजी एप्पल हो गया, उसके बाद में स्ट्रॉबेरी हो गया, उसके बाद पीच हो गया, उसके बाद में बहुत कुछ यहाँ में उगाता है और यहाँ का स्टाफ लोग ट्रेनिंग देता है। साफ है कि सरहद पर चीन की शातिर चालों का माकूल जवाब देने के लिए देश का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मल्टी लेवल स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है, जिसका फायदा देश की सेना को सीधे तौर पर हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के सालारी से अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज जम्मू में विराजे हैं भगवान बालाजी वेंकटेश्वर स्वामी। जम्मू के सिद्धरा इलाके में आज नवनिर्मित बालाजी मंदिर का उद्घाटन किया गया है। मंदिर में बालाजी की प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया पिछले कई दिनों से चल रही थी। तिरुपति बालाजी मंदिर से पधारे 45 विद्वान पुजारी और संत इस मंदिर में बालाजी की 2 प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान में जुटे थे। आज ये अनुष्ठान संपन्न हो रहा है और इस मंदिर के पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जा रहे हैं। जम्मू में बना ये मंदिर बेहद अनूठा है और इससे यहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद है। चले जाएंगे, जब वो स्टार्ट होगा हम यहीं चले जाएंगे। केदारनाथ धाम जो यात्रियों के पहुंचने का नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है, वहीं सरकार भी वहां पहुंचे तीर्थयात्रियों को नई सौगात देने वाली है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत वहां कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसके लिए चिनूक हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही हैं। चिनूक के जरिए केदारनाथ धाम तक भारी मशीनों और दूसरी चीजों को आसानी से पहुंचाया जा रहा है और इन्हीं मशीनों से वहां विकास के काम भी हो रहे हैं।
एक तरफ जहां केदारनाथ धाम में देश विदेश से यात्री बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ में यात्रियों की सुविधाओं के लिए विकास के काम भी चल रहे हैं और इस काम को आसान बना रहा है चिनूक हेलीकॉप्टर। इसी की मदद से केदारनाथ में जारी विकास के कामों से जुड़ी चीजें वहां तक पहुंचाई जा रही है। चिनूक के जरिए भारी भरकम खुदाई करने वाली मशीनों और ट्रैक्टरों को बाबा केदार के आंगन तक पहुंचाया गया है। असल में केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत वहां विकास के 17 काम चल रहे हैं। कार्य चल रहे हैं, उसमें एक ईशानेश्वर भगवान का मंदिर है जिसका निर्माण 10 दिन के अंदर पूर्ण हो जाएगा और इसके अतिरिक्त हमारे कुछ ऐसी व्यवस्थाएं जो कि यात्रियों को सुविधाएं देने के लिए बनाई जा रही हैं, जिसमें टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, वाटर एटीएम्स हैं और अन्य हॉस्पिटल है, म्यूजियम है, साथ ही गेस्ट हाउसेज, पुलिस स्टेशन आदि निर्माण कार्य गतिमान है। केदारनाथ धाम में विकास के कामों को पूरा करने में सबसे बड़ी चुनौती मौसम है। इसके बावजूद प्रशासन ने इसी साल सभी कामों को पूरा करने का लक्ष्य रखा है। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और यही वजह है कि जो ट्रेन कल तक हादसे की वजह से सुर्खियों में थी, अब उसने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। हादसे और गम को पीछे छोड़कर कोरोमंडल एक्सप्रेस फिर से पटरियों पे लौट आई है। इस ट्रेन का इतिहास बहुत पुराना है, इसलिए इस ट्रेन को किंग ऑफ साउथ ईस्टर्न ट्रेन भी कहा जाता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कोरोमंडल एक्सप्रेस के सफर पे और दिखाते हैं कैसी रही शालीमार से चेन्नई तक की इस ट्रेन की यात्रा। पश्चिम बंगाल के शालीमार स्टेशन से स्टेशन मास्टर ने हरी झंडी दिखाई और फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। कोरोमंडल एक्सप्रेस बालासोर हादसे के बाद डर और खौफ को पीछे छोड़ते हुए फिर से यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुंचाने में जुट गई। इस दौरान उसने हॉर्न बजाकर पटरी पर अपनी जोरदार वापसी का एहसास भी करवाया, यानी जैसे वो बता रही हो कि चलना ही जिंदगी है और वो हर इम्तिहान के लिए तैयार है। और फिर शुरू हुआ उसका पश्चिम बंगाल के शालीमार से तमिलनाडु के चेन्नई तक का सफर। करीब 5 दिन के बाद शुरू हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस और इस शालीमार चेन्नई की कोरोमंडल एक्सप्रेस अभी गुजर रही है महानुगा स्टेशन के बाहर से। और आप जो अभी पैसेंजर्स हैं उनके रिएक्शन हम देख सकते हैं कि सिर्फ बाहर की तरफ वो लोग देख रहे हैं। इससे पहले ट्रेन में सवार होने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ स्टेशन पहुंच चुकी थी। शालीमार से कटक कोरोमंडल पे ही जाना है। कोरोमंडल पे जाना है हमारा। कोरोमंडल कहाँ से कहाँ तक जाओगे? शालीमार से विजयवाड़ा। हाँ सर। तो सफर के दौरान ट्रेन में सवार यात्री भी बेखौफ दिखे। कोई अपने परिवार के साथ बातें करते दिखा तो कई अपनों के साथ मिलकर खाना खाता नजर आया। डर तो नहीं है, बट अभी डेली का रूटीन है तो वो होने ही वाला है। अभी एक्सीडेंट किसी के हाथ में नहीं है, वो हो जाते हैं, but it's okay, we are going to deal with it. After accident this is the first train, so डर तो नहीं है क्योंकि वो एक्सीडेंट होता है। हम फ्लाइट और कार का ऑप्शन देख रहे थे, बट पता चला कि ये सेम ट्रेन जा रही है तो बिना डर के इसमें आए हैं। लेकिन सबका ध्यान खींचा उस तस्वीर ने जो इस सफर के दौरान सबसे अलग थी। असल में कोरोमंडल एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग महिला भी सवार थी जो अपने साथ भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति लेकर आई। इस महिला ने बताया कि लड्डू गोपाल ने कैसे उनकी रक्षा की। तो नहीं लगा क्योंकि ये जो साथ है इसीलिए डर नहीं लगता मुझे, क्योंकि 2 तारीख को मुझे जाना था लेकिन टिकट नहीं मिला। मेरा छोटा लड़की है, उसका नाच का प्रोग्राम था, इसीलिए 2 तारीख को कैंसिल किया
5 तारीख को नहीं हुआ तो 7 तारीख को मैंने टिकट बनाया। आपका 2 तारीख को ट्रेन की टिकट थी इसी कोरोमंडल एक्सप्रेस पे, मतलब ये कोरोमंडल एक्सप्रेस पे टिकट थी और अब मतलब ये समझ में आ रहा है मेरे को भी और हमारे जो व्यूअर्स हैं। टिकट करने के लिए बोला 2 तारीख को ही बोला, तो बाद में हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि 4 तारीख को प्रोग्राम था मेरा लड़की का, इसीलिए मैंने बोला जे 5 है 6 को करने के लिए। कोरोमंडल एक्सप्रेस दक्षिण भारत की प्राइम ट्रेनों में से एक है जिसका एक नायाब इतिहास रहा है। ऐसे में इस ट्रेन में सवार रेलवे कर्मचारियों और टीटीई ने लोगों को टेंशन न लेने की सलाह दी, साथ ही यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाने का भरोसा दिया। नॉर्मल ड्यूटी कर रहे हैं अभी, ऐसे ज्यादा ये करने से ज्यादा टेंशन होगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी आराम से पहुंचना है सबको। यही वजह है कि ट्रेन के रवाना होने से पहले इंजन समेत पूरी ट्रेन की बारीकी से जांच भी की गई ताकि यात्रियों का सफर सुनहरा और यादगार बन सके। अनिर्बन सिन्हा, शालीमार, गुड न्यूज टुडे। लखनऊ के कोर्ट में हुई फायरिंग के दौरान एक छोटी भी जख्मी हो गई, छोटी बच्ची जख्मी हो गई। कोर्ट में हुई गैंगस्टर जीवा की हत्या के बाद हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था, वकील आक्रोशित थे, लेकिन इसी दौरान एक वकील ने अपना पूरा ध्यान बच्ची को अस्पताल पहुंचाने पर लगाया। बच्ची को अपनी गोद में लेकर वकील अस्पताल की तरफ भागा। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे वकील महेंद्र जो कि बच्ची को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे। दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख पाएंगे जो आज घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उस छोटी बच्ची से भी मुलाकात की और उसे चॉकलेट भी दिया। तो देखिए 2 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस दौरान की है जब लखनऊ कोर्ट में फायरिंग के बाद इस छोटी बच्ची को लेकर वकील अस्पताल पहुंचा। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे अंदर ले जाया गया और दूसरी तस्वीर में मुख्यमंत्री आपको नजर आएंगे जो घायलों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस बच्ची से भी मिले। नागपुर में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। यहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ये गर्मी बेजुबानों को बीमार ना कर दे, इसलिए नागपुर के महाराज बाग चिड़ियाघर प्रशासन ने इन्हें राहत पहुंचाने के लिए कई तरह के इंतजाम किए हैं। तपती चुपती गर्मी से इंसान से लेकर बेजुबान तक सब परेशान हैं। नागपुर के महाराजा बाग चिड़ियाघर में जानवरों को झुलसाने वाली गर्मी से राहत दिलाने के लिए ये कवायद की जा रही है। नागपुर में बढ़ते तापमान ने चिड़ियाघर के इन जानवरों को भी परेशान कर दिया है, लिहाजा चिड़ियाघर प्रशासन ने इसको लेकर तमाम तरह के उपाय किए हैं ताकि इन बेजुबानों को गर्मी से राहत मिल सके। जानवरों के बाड़े को ठंडा रखने के लिए पानी की बौछार की जा रही है। बाड़े में बंद बेजुबानों के लिए कूलर लगाए गए हैं। इसके अलावा पिंजरे को ग्रीन नेट से ढका गया है ताकि सूरज की किरणें सीधा बेजुबानों तक ना पहुंच सके। भीषण गर्मी में चिड़ियाघर में जानवरों के खाने पीने के भी ऐसे इंतजाम किए गए हैं जिससे उन्हें ठंडक मिल सके। पिंजरे छोटे हैं, उस पिंजरों में अपन ने काफी सारी जगह पे ग्रीन नेट लगाई है ताकि सूरज की किरणें सीधे उन तक ना पहुंचे पिंजरे तक। उसके अलावा अपन ने ऊपर में सूखी घास और डाल दी हुई है, उसको गीला किया जाता है। उसके अलावा दिन में 2-3 बार पानी मारा जाता है उनके पिंजरों में ताकि ठंडा रहे। उसके अलावा कुछ जगह पे पंछी और स्लॉथ बियर और तेंदुए और टाइगर, इनके लिए कूलर की भी व्यवस्था की गई है। उसके साथ उनके खाने में भी अपन उनके लिए आइस कैंडी, हनी कैंडी या फिर मिल्क कैंडी इस तरीके से बना के अपन उनके फ्रूट्स वगैरह उसमें मिक्स करके साथ में उनको जो भी पसंदीदा चीज़ है वो सब डाल के उनके साथ उनको खेलने के लिए प्रोवाइड करते हैं। महाराजा बाग चिड़ियाघर में 150 से ज्यादा बेजुबान हैं, जिन्हें गर्मी से राहत दिलाने के लिए तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। इन्हें आइस कैंडी, तरबूज से लेकर ग्लूकोज तक दिए जा रहे हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर इनके लिए यहाँ दवाओं के दुरुस्त इंतजाम भी किए गए हैं। नागपुर से योगेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
भारतीय सेना ने सोल ऑफ स्लीट अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत देश भर से 23 एथलीट्स का चयन कर उन्हें पहाड़ों के दुर्गम रास्तों पर चलने और सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी गई है। 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद अब सोल ऑफ स्टील वॉरियर्स करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर गढ़वाल हिमालय के उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में 10 जून से यात्रा पर निकलेंगे। इस अभियान का मकसद पहाड़ी इलाकों से पलायन रोकना और पर्यटन को बढ़ावा देने का है। जोश, जुनून और जज्बे से भरी ये तस्वीरें उत्तराखंड के औली की हैं। ये वो पर्वतारोही हैं जो किसी भी परिस्थिति में दुनिया की किसी भी चोटी को फतह करने का माद्दा रखते हैं। भारतीय सेना और क्ला की ओर से सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके लिए देश भर से 23 एथलीट्स का चयन किया गया है और इन सभी लोगों को 2 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद सोल ऑफ स्टील अभियान में शामिल किया गया। बट 23 पार्टिसिपेंट्स ने पूरे 2 महीने लगातार सुबह से लेकर शाम तक एक भी दिन का ब्रेक ना लेते हुए कंटिन्यूस ट्रेनिंग की है, जिसमें से मैक्सिमम पार्ट फिजिकल था, इंक्लूडिंग एंडोरेंस, क्लाइंबिंग। उसके अलावा जो हमने जोर दिया है, सिर्फ ये माउंटेनियरिंग प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें सर्वाइवल सिखाया गया कि आपका सामान खो गया, अब आप कैसे सर्वाइव करोगे, आपके साथ बाकियों को कैसे बचाओगे। उसके साथ रेस्क्यू टेक्निक्स जो ना ही सिर्फ आप माउंटेन में यूज कर सकते हो, बल्कि गांव अगर बाढ़ में आ गया है तो उसको भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारे जो टेक्निक्स है वो भी सिखाई गई है। 23 सदस्यीय पर्वतारोहियों का दल 10 जून को घाघरिया से अपने अभियान की शुरुआत करने वाला है और 17 जून को गमशाली में इस सोल ऑफ स्टील अभियान का समापन होगा। सोल ऑफ स्टील हिमालयन चैलेंज सीमावर्ती गांवों में विकास की गति को बढ़ाने के मकसद से शुरू किया गया है। यही नहीं, पर्वतारोहियों के जरिए उत्तराखंड में एडवेंचर को बढ़ावा देने के साथ साथ पहाड़ों के दूर दराज वाले इलाकों से पलायन रोकना भी है। इवेंट जो सोल ऑफ स्टील, इसका जो नाम है, नाम से आप पता कर सकते हो कि इसमें बेसिकली एंडोरेंस होगा, फिजिकल पार्ट होगा, बट यहाँ तक ये सीमित नहीं है। इसका जो मकसद है, वो मकसद पहली बात तो है कि एडवेंचर को बढ़ावा देना, और एडवेंचर को इस तरीके से बढ़ावा देना कि उसमें जो एक इंसान की पोटेंशियल होती है, जो उनके अंदर काबिलियत होती है, वो काबिलियत उभर के आए, उस काबिलियत की लिमिट जो लोग सोचते हैं अपने बारे में, उसके बियॉन्ड उनको पता चले। पहाड़ी इलाकों के दुर्गम रास्तों पर पर्वतारोहियों का ये दल अब इतिहास रचने को तैयार है। उम्मीद है कि पर्वतारोहियों का ये दल जिन भी रास्तों से होकर गुजरेगा, उन जगहों पर आने वाले दिनों में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। जोशीमठ से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।